नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि यूजी प्लस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक बैंक अकाउंट क्या होता है, डिजी लॉकर से क्या अभिप्राय है, साथ ही साथ ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन जो फॉर्म है वह कैसे भरा जाएगा, और एक टर्म क्रेडिट जो इसमें लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इन सभी को मैं आपको साफ साफ समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत तक आपको सारी बातें शीशे की तरह से साफ हो जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए एक एक करके एक एक चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह बीएचयू मेन कैंपस यानी डीएमसी, एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएवी के सभी यूजी एंड पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यह इंफॉर्मेशन सामान्य रूप से लाभकारी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीएचयू की ओर से ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एक नोटिफिकेशन 4 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी यूजी प्लस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर यानी न्यू स्टूडेंट्स को अपना ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना बेहद आवश्यक है, जिसका लास्ट डेट 19 जनवरी 2023 निर्धारित किया गया है। जबकि भरे हुए इनरोलमेंट फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप अपने ऑफिस में जमा करेंगे, और इस सर्टिफिकेट के जमा करने का जो लास्ट डेट है वह 21 जनवरी 2023 तक निर्धारित किया गया है। यानी 19 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और भरे हुए फॉर्म के प्रिंट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में 21 जनवरी 2023 तक निश्चित रूप से आप जमा करेंगे। मैं इससे संबंधित आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दूं, उससे पहले इसके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यह पहली बार है जब आपको सत्र 2022-23 में ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। साथ ही साथ इसके जो पहले यह इनरोलमेंट नंबर आपको एक फॉर्म भरकर उसके साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने कॉलेज में जमा करने के बाद आपको विश्वविद्यालय के तरफ से एक इनरोलमेंट नंबर प्रदान कर दिया जाता था। किसी भी विश्वविद्यालय से मिलने वाले किसी भी विद्यार्थी को जो इनरोलमेंट नंबर होता है उसमें विद्यार्थी का पूरा डिटेल्स होता है। किसी विश्वविद्यालय में हर विद्यार्थी की पहचान उसको मिलने वाला इनरोलमेंट नंबर ही होता है। यह 6 अंकों की एक संख्या होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह 235875 है, ठीक है, तो इसी तरह की एक संख्या होती है जिसे इनरोलमेंट नंबर कहा जाता है। इसमें कहीं भी विश्वविद्यालय या कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता है। साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों का भी इनरोलमेंट नंबर बीएचयू के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, जो 6 अंकों की एक संख्या ही होती है। एक बार विश्वविद्यालय के द्वारा आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो वह बाद में कभी नहीं बदलता है। यानी अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लेने के बाद भी आपका इनरोलमेंट नंबर वही रहता है जो पहली बार मिला होता है। जैसे अगर आप पहली बार बीएचयू यूजी में एडमिशन लेते हैं और जो इनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है वही इनरोलमेंट नंबर आपको पीजी में भी मिलता है, और वही इनरोलमेंट नंबर आपका पीएचडी या रिसर्च में भी रहता है, वह बदलता नहीं है। जबकि आपका रोल नंबर अलग अलग कोर्सेस में बदल सकता है। रोल नंबर में भी विश्वविद्यालय या एफिलिएटेड कॉलेजेस का कहीं भी नाम नहीं लिखा होता है।
सिर्फ आपके कॉलेज का जो कोड होता है वो उसमें रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एडमिशन अभी 2022-23 सेशन में हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका रोल नंबर, मान लीजिए आपने यूजी में एडमिशन लिया है, तो इसमें जो रोल नंबर आपका होगा वह 22,243, मान लीजिए साइकोलॉजी ऑनर्स है तो PSY, और उस सब्जेक्ट में आपका सीरियल नंबर 1 है तो 001 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रोल नंबर 22,243 PSY 001 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस रोल नंबर के आधार पर BHU मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें कहीं भी कॉलेजेस का नाम नहीं लिखा होता है। यह वही समझ सकता है जिसको कॉलेज का कोड मालूम हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करें तो आगे ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित नया नियम क्या है, इसको साफ साफ समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार 2022-23 सत्र में पहली बार यूजी प्लस पीजी का एडमिशन CUET के द्वारा कराया गया था, जिसके एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी जो थी वह NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया था। यही कारण है कि इस बार सत्र 2022-23 में जितने विद्यार्थियों ने एडमिशन यूजी प्लस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेस में लिया है, उनका वर्चुअल ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना बेहद आवश्यक है। इससे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हायर एजुकेशन में एंट्री करने वाले सभी विद्यार्थियों का डेटा मौजूद रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर मिलने वाले इनरोलमेंट नंबर में सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पर ही आपका डिटेल्स मौजूद होता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग एकेडमिक बैंक अकाउंट के बारे में समझते हैं कि यह क्या होता है। एकेडमिक बैंक अकाउंट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इसमें हायर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तरह के कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। ABC होता क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में समझते हैं। यानी ABC वास्तव में हायर एजुकेशन में अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थियों के डेटा या प्रोफाइल को सुरक्षित तरीके से रखने का एक मुख्य प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होता है या इसके द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ABC से क्या फायदा होगा या ABC की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर इसे हम समझना चाहें तो अब तक हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड था वह सिर्फ विश्वविद्यालय के पास ही होता था जहां से आप पढ़ रहे हैं या जहां पर आपका एडमिशन हुआ है। राज्य या केंद्र सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार इसका डेटा विश्वविद्यालय से मांगता था। अब यह डेटा सीधे सरकार के पास मौजूद होगा। विद्यार्थियों के सभी तरह के कोर्सेज एवं पढ़ाई लिखाई का जो विस्तृत हिसाब किताब है अब सरकार के पास सीधे उपलब्ध रहेगा। इससे विद्यार्थियों को निर्धारित जो अधिकतम लाभ होगा वह प्रदान किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के भी बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। ABC जो पद्धति है वह विदेशों में पहले से ही लागू किया जा चुका है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के कुछ देशों में।
प्रिय विद्यार्थियों, एबीसी को एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ यह मुख्य रूप से हायर एजुकेशन में लागू होता है। इसके अंतर्गत भारत के कुछ संस्थानों को या विश्वविद्यालयों को ही पंजीकृत या रजिस्टर्ड किया गया है। यानी आपको इसका फायदा तभी मिलेगा जब आपका एबीसी के थ्रू या एबीसी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है। और साथ ही साथ इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आपने अपना कोई भी कोर्स रजिस्टर्ड संस्थानों या विश्वविद्यालयों के द्वारा किया हो। जो संस्थान इसमें रजिस्टर्ड नहीं है या पंजीकृत नहीं है, उन संस्थानों या उन विश्वविद्यालयों या उन कॉलेजेस द्वारा कोई भी कोर्स करने पर आपको इसका कोई भी फायदा या मार्क्स या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। इसमें एक साथ एक से अधिक कोर्सेस में आप अपनी इच्छानुसार और अपनी क्षमता अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। यानी एक साथ आप एक से अधिक विश्वविद्यालयों में भी पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वारा किए जाने वाला जो डिग्री या डिप्लोमा या पीजी या प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं के लिए अलग अलग निर्धारित जो मार्क्स है, जो क्रेडिट है, वह आपको प्रदान किया जाएगा, जो आपके एबीसी यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट में जुड़ेगा। एबीसी का एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी है कि यदि किसी कारणवश आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो जो उसका अधिकतम निर्धारित लाभ है वह भी आपको प्रदान किया जाता है। यह लाभ आपको टाइम पीरियड के हिसाब से प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप यूजी में एडमिशन लेते हैं और किसी कारणवश आपने यूजी के 3 साल पूरे नहीं किए या 3 साल तक पढ़ाई नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, तो यदि 1 साल तक आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। 2 साल तक यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, जबकि 3 साल तक आप यूजी की पढ़ाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको डिग्री प्रदान किया जाएगा। यानी छोड़े हुए कोर्स को भी आप बाद में पूरा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता था, पहले यदि आप यूजी में एडमिशन लेते थे तो यूजी 3 साल का कोर्स होता था, जिसे आप अधिकतम 6 सालों में पूरा करना आपके लिए बाध्य होता था। यानी 3 साल में 3 साल का कोर्स किसी भी कीमत पर 6 साल के अंदर आपको पूरा कर लेना अनिवार्य होता था। एक बार छोड़ देने पर आपको दोबारा पुनः फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी और साथ ही साथ कोर्स पूरा न करने की अवस्था में आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता था। यानी 1 साल 2 साल यूजी की पढ़ाई करने पर कोई भी फायदा आपको इसका नहीं मिलता था, जो अब नहीं है। अब आपको उसका भी फायदा उस नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। अब जल्दी से डिजी लॉकर के बारे में समझते हैं कि डिजी लॉकर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEDG द्वारा डिजिटल लॉकर के रूप में ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को तैयार किया गया है। डिजी लॉकर क्या है, इसे समझते हैं। वास्तव में डिजी लॉकर ABC को डिजिटलाइजेशन के रूप में सभी विद्यार्थियों के डेटा को वर्चुअल या डिजिटल या ऑनलाइन के माध्यम से सेव करके रखने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्रिय विद्यार्थियों, यानी जो डिजिटल लॉकर यह ABC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह दोनों एक साथ मिलकर के काम करता है। यानी ABC डिजी लॉकर के बिना अकेले काम नहीं कर सकता, तो दोनों एक साथ मिलकर के काम करता है। जैसे टीचर का काम पढ़ाना होता है, लेकिन आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को संभाल करके रखने का काम कॉलेज के ऑफिस का होता है, उसी तरीके से डिजी लॉकर की व्यवस्था की गई है, जिससे डिजी लॉकर के थ्रू आपके सभी तरह के रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में संभाल करके रखा जा सके। अब जल्दी से हम क्रेडिट्स की बात करें। क्रेडिट्स क्या है? किसी भी कोर्स
के सिलेबस का क्रेडिट पहले से ही तैयार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यूजी में एडमिशन लिया और यूजी में 3 सब्जेक्ट आपको मिले हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट मान लीजिए साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी में 2 पेपर पढ़ाया जाता है, एक प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है और दूसरा थ्योरी का जो पेपर होता है वो होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने 3 विषय में से एक साइकोलॉजी भी लिया और साइकोलॉजी में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाता है, उसमें हम थ्योरी के एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे पूरे सप्ताह में थ्योरी का जो क्लास है उसका 3 क्रेडिट निर्धारित किया गया है एक सप्ताह में, यानी एक क्रेडिट 1 घंटे का होता है। और सप्ताह में साइकोलॉजी के थ्योरी के लिए 3 क्रेडिट निर्धारित किया गया आपके सिलेबस में, 1 क्रेडिट 1 घंटे का है। तो और साथ ही साथ एक जो सेमेस्टर होता है वह 13 से 15 सप्ताह का निर्धारित किया गया है यूजीसी के तरफ से, या 3 से 4 महीने का होता है। अगर औसतन आप मान के चलिए तो लगभग 14 सप्ताह का एक सेमेस्टर होता है, यानी लगभग 3.5 महीने का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो 14 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 3 क्रेडिट होता है, उस हिसाब से 14 गुणे 3 यानी 42 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और एक क्रेडिट 1 घंटे का होता है, तो 42 जो क्रेडिट है वो 42 घंटे का हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक क्रेडिट पर आपको स्कोर 0.1 मिल रहा है, तो इस आधार पर 42 जो क्रेडिट है, यानी एक सेमेस्टर में जो टोटल आपने 42 क्लासेस 42 घंटे का किया है, तो 0.1 के हिसाब से टोटल स्कोर आपका 4.2 हो जाएगा। यानी यदि आपने एक सेमेस्टर साइकोलॉजी का थ्योरी वाला क्लास किया है, तो इसके आधार पर आपके ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 4.2 मार्क्स जुड़ जाएगा। यानी आपके एकेडमिक बैंक अकाउंट में 4.2 जो मार्क्स है वह बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही आप जितना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जितना अलग अलग कोर्स आप करेंगे, उन सभी सब्जेक्ट और कोर्स पर जो क्रेडिट होगा और क्रेडिट पर जो निर्धारित मार्क्स होगा, वह सारा मार्क्स आपके ABC यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट में जुड़ता चला जाएगा, जो वह मार्क्स आपके अकाउंट में बैलेंस होता चला जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के भरने की प्रक्रिया को साफ साफ समझते हैं। इस फॉर्म को भरने में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एकेडमिक बैंक अकाउंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है abc.gov.in। यहाँ जाने के बाद एक स्टूडेंट रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिजी लॉकर के थ्रू आगे की प्रक्रिया पूरी करना है। और डिजी लॉकर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह nad.digilocker.gov.in है। आप उसके थ्रू आप यानी डिजी लॉकर के थ्रू आप आगे की प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी क्रिएट करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद यदि आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उस विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप BHU के स्टूडेंट हैं, तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप जाएंगे। जाने के बाद आप स्टूडेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिस पर न्यू यूज़र पर आपको क्लिक करना है। न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद NTA द्वारा जो रोल नंबर आपको प्रदान किया गया था, उस रोल नंबर को यूज करके एक न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करना है, बनाना है। बनाने के बाद अब आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट जो फॉर्म है उसको सावधानी पूर्वक भरना है। भरने के बाद जैसे ही कंफर्मेशन आता है आप इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद तुरंत आपको एक आईडी मिल जाएगा, जिसके थ्रू बाद में जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे इस आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद इसका एक जो प्रिंट है वह निकाल करके
सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में 21 जनवरी 2023 तक निश्चित रूप से जमा करेंगे। अब जल्दी से जाते जाते एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। अगर आप यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। साथ ही साथ आप यूपी के बाहर के हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लगाना है। यदि आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यूजी के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट या सभी ईयर्स की मार्कशीट आपको लगाना है और साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करके अपने कॉलेज या अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। मैंने आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन जो फॉर्म है उससे संबंधित तमाम तरह की जानकारियों को विस्तार से देने की कोशिश की है। मैंने सभी तरह के जानकारियों को सही और वैध बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा या एनटीए द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया जो मापदंड है वही मान्य होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।